अस्सलाम वालेकुम। वीकेंड विद फायजा के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फायजा बुखारी। व्यूअर्स, आज हम आपकी मुलाकात जिस शख्स से करवाने जा रहे हैं उनका ताल्लुक लाहौर से है। लाहौर की पैदाइश है, गवर्नमेंट कॉलेज से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की। पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ प्लेबैक सिंगर्स में उनका शुमार होता है। 1997 में सैयद नूर के फिल्म संगम से उन्होंने अपने प्लेबैक सिंगिंग करियर का आगाज़ किया। 2020 में उन्हें प्रेसिडेंट की तरफ से प्राइवेट परफॉर्मेंस भी मिल चुका है। इसके अलावा नेशनल सिंगर ऑफ पाकिस्तान भी है और लेटविया के ऑनररी काउंसिल जनरल भी है और बेशुमार एजाज़ात अपने नाम कर चुके हैं। लेकिन इन सब के साथ साथ सबसे बड़ी बात जो उनकी शख्सियत की है वो ये कि वो एक बहुत अच्छे इंसान और बहुत मुखलिस दोस्त हैं और जब कोई उनके हल्का दोस्ती में शामिल हो जाता है तो फिर वो उनको छोड़ के कहीं नहीं जाता। तो आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वारिस बेग साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आपने मेरे बारे में काफ़ी कुछ वो क्या जान कहते हैं के जान के रिसर्च करके आए रिसर्च करके आए। सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आपका शुक्रिया जी, आप मेरी तरफ तशरीफ़ लाई और मैंने आपके मिलने से पहले एक दो प्रोग्राम देखे आपके, तो फिर मुझे जो कांटेक्ट कर रहे थे मैं कि ठीक है उनको बुलाएं क्योंकि आप डिफरेंट क्वेश्चन पूछती हैं और डिफरेंट आपका अंदाज है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, स्टार्ट हम आपके क्योंकि बचपन से कर लेते हैं। मैंने जिक्र किया कि लाहौर की पैदाइश है और अंदरून लाहौर की पैदाइश है और अब जिस तरह की जगह पे आप रह रहे हैं और माशाल्लाह से जिस तरह का आपका लिविंग स्टैंडर्ड है तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ना। तो आप क्या वो पुराने लाहौर को, उधर की गलियों को मिस करते हैं? बिल्कुल मिस करता हूँ जी। अभी भी वो जो घर है मेरे पास, हमारा शहर में घर था, यूजुअली छोटे घर होते हैं वहाँ पे, लेकिन हमारा 11-12 मरले का घर था शहर में। अच्छा। वो जिसको पंजाबी में वेड़ा कहते हैं ना, वेड़ा भी था उसमें। तो सारे मोहल्ले वाले हमारी तरफ आते थे। तो अभी तक वो घर मेरे पास है। वो मेरे आबा अजदाद का घर है। वो मैंने ले लिया था 1992 में। मेरी वालदा ने कहा था कि बच्चे ए नहीं छड़ना, अपने ना कर लें। तो बस वो मेरी माँ की जो थी ख्वाहिश, जो भी मेरी माँ की ख्वाहिश थी मैंने हमेशा पूरी की। माशाल्लाह। तो उन्होंने कहा कि बस ये लेना। फिर मैंने थोड़े थोड़े पैसे करके सब अपने मामू, अपने अंकल को, फूफो को, सब उनका हिस्सा का जो बनता वो पे कर तो दिया। फिर वो अभी तक मैंने बेचा नहीं है वो। वाह, और मैं तो कहूँगी बल्कि बेचिएगा भी मत कभी। मैं अपनी चीज़ों को बड़े अपने दिल के साथ से लगा लगा के के रखता हूँ। रखते हाँ जी। और वो तो ऐसी याद है। और ये मैं समझती हूँ बहुत सारे लोग होते हैं जो कि जिनका ताल्लुक पहले तो अंदरून लाहौर से होता है लेकिन बाद में तो वो एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। नहीं, मेरे पास एक बाइक थी जी, मैंने वो नहीं बेची अभी तक। अच्छा। हाँ, मैं अपनी पुरानी चीज़ें याद रखता हूँ ताकि मेरे में वो ख़राबी ना आए कोई ऐसी। वाह माशाल्लाह। लेकिन नहीं, वो तो हमें आपसे मिलके एक दफ़ा पहले भी खैर मैं आपको इंटरव्यू कर चुकी हूँ तब भी, और लेकिन अभी भी जो आपको देखा सुना आपके बारे में माशाल्लाह आप तो बहुत डाउन टू अर्थ है। अच्छा, अब ये बताएं कि कितने भाई बहन थे और बचपन कैसा था? मेरे पढ़ाई में कैसे बच्चे थे? बहुत अच्छा था। मैं गवर्नमेंट कॉलेज में गया हूँ तो ऐसे तो नहीं गया हूँ। 2 भाई हैं, 1 बहन है जी मेरी। अच्छा। और बचपन बड़ा सिंपल गुजरा, बड़ा क्वाइट था मैं। और जब तक मुझे कोई तंग ना करे मैं किसी को कुछ नहीं कहता। अच्छा। और जब कोई करे तो फिर मैं साइड पे हो जाता हूँ। ओह, उसका जवाब नहीं देते? खामोशी जो है ना वो अगले पे ज़्यादा भारी पड़ती है। हाँ, ये तो वैसे आपको इस फील्ड में आने के बाद ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन आप बचपन से इस पे अमल पे है ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। मैं एक्चुअली वो अपने आप को ना बैक फुट पे कर लेता हूँ। हाँ, वो ज़्यादा अच्छा होता है बजाय आप माफ़ करने वाला ज़्यादा बड़ा होता है। बेशक बहुत बड़ी बात है। तो शरारतें भी नहीं करते थे? शरारतें बहुत, इतना शरारती नहीं था मैं। वो क्या कहते हैं, इंट्रोवर्ट हूँ ज़्यादा अपने। इंट्रोवर्ट है, ओके। तो जो पढ़ाकू थे तो कौन से सब्जेक्ट्स जो थे वो आपके फेवरेट थे और कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था जो आप कहते थे कि ये तो मेरे सामने बिल्कुल? मैं मैथ में बहुत अच्छा हूँ। मैंने आज तक कंप्यूटर यूज़ नहीं किया मैथ में। लैपटॉप क्या कहते हैं उसको, कैलकुलेटर मैंने कभी यूज़ नहीं किया। ज़बरदस्त। इसका मतलब अपने पैसे का खूब हिसाब रखना जानते हैं। बस ऐसे ही मैथ में बहुत अच्छा हूँ। और सोशल वर्क काफ़ी मैंने वहाँ पढ़ा, अपना सोशियोलॉजी भी पढ़ी जब मैं ग्रेजुएट कर रहा था। तो बस पढ़ाई में बस ऐसे था। अच्छा, तो वारिस बेग साहब ये बताएं कि आपने बचपन से ही सोचा हुआ था कि आपने म्यूज़िक में आना है, या वो जो 2-4 टिपिकल सी फील्ड्स हमारे पास यहाँ पे प्रोफेशंस बचते हैं हम उसी को ही अडॉप्ट करते हैं और पेरेंट्स भी वही चाहते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा हो के वो बने, वो वाला था? देखें, वो बहुत छोटा था तो लोगों ने जब कोई
शादी होनी या कोई दोस्तों ने कहना कुछ सुनाओ, तो बहुत ज़्यादा लोग महसूस होते थे। कोई 12 साल का था, 10 साल का था। बचपन से सुरीले। तो मुझे 2 शौक थे, आह, या मैं सिंगर बनता, बिजनेसमैन तो मैं हूँ ही, या मैं फ़ौज में जाता। मैं बिल्कुल फ़ौजी हूँ, टाइम के मामले में, डिसिप्लिन के मामले में, कमिटमेंट के मामले में। वेरी नाइस। मैं बिल्कुल फ़ौजी हूँ। जबरदस्त। और टाइमिंग मेरी इतनी पक्की है कि कोई 2 बजे का टाइम दे या 3 बजे का, 1 मिनट ऊपर नीचे नहीं होता। अच्छा, या तो मतलब फौज में जाते अपने की डिसिप्लिन की वजह से आपने कहा कि आप फौज में जाते, नहीं, मैं या थोड़ा नेशन को सर्व करने का शौक था? नेशन को सर्व करने का शौक। और ये जिस फील्ड में वैसे आप आए हैं उसमें भी ऑलमोस्ट आपने नेशन को सर्व किया। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने बहुत ज़्यादा मिली नगमे गाए, मैंने बहुत ज़्यादा, जब जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि चागी में गया था जी, 1700 किलोमीटर बाई रोड सफ़र किया था मैंने। ये बहुत इंटरेस्टिंग और काफ़ी सिंगर थे उन दिनों, बहुत बहुत मशहूर, लेकिन किसी ने ना, लोग तस्वीरें खिंचवाने आ जाते हैं, हाँ। तो मेरा वो आदत नहीं है। तो मैं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड, मैं एक्शन ज़्यादा पे बिलीव करता हूँ, बातों पे बिलीव नहीं करता मैं। तो मैं एक्शन वाला बंदा हूँ। तो उन्होंने आपको ये ऑफर की? नहीं, मुझे मेरे दोस्त थे जी, अपना साद रफ़ीक साहब और सलमान साहब थे और सबा सादिक उन दिनों। अच्छा। तो क्योंकि 98 में हमारा मुल्क का जो नाम हुआ, जो इतना प्रेशर था इंटरनेशनली और अंदरूनी मुल्क जो प्रेशर था हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर साहब को, नवाज शरीफ साहब को, तो फिर 4 बार कॉल की हेड ऑफ़ द स्टेट ने, बिल क्लिंटन साहब ने, और उन्होंने उनको कहा कि मियाँ साहब को कि आपने धमाके नहीं करने। ये पता होगा सब, आप सब लोगों को पता है, मैं तो फैक्ट की बात कर रहा हूँ। तो वो मियाँ साहब ने कहा कि इस पे मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। $5 अरब भी दे रहे थे वो। तो मैं समझता हूँ दैट वाज द रियल एब्सोल्युटली नॉट। उससे हमारे मुल्क की शान भी बढ़ी। आज हमारे मुल्क की तरफ कोई देख नहीं सकता, तो उसकी वजह वो ब्लास्ट है जो तब किया। तो आई वॉज द पार्ट ऑफ दैट ब्लास्ट। क्या फीलिंग्स थी उस वक्त जब ये काम बहुत अच्छी हुआ? थी। मेरे पास वो एक पत्थर पड़ा हुआ है, वो काला स्याह था, एक पहाड़, वो बिल्कुल वाइट हो गया था। वो मुझे एज ए सोनियर के तौर पे दिया था उन्होंने। तो मैं समझता हूँ ये मेरी बहुत बड़ी पहचान है, ये पत्थर मेरे पास है। हाँ जी। अच्छा, आपके अलावा भी वहाँ पे कोई सिंगर उस वक्त मौजूद? नहीं, कोई नहीं था जी मेरे अलावा। तो उसके बाद एक्चुअली सबसे कांटेक्ट किया था, लेकिन वो कोई बगैर पैसों के तैयार नहीं होते लोग। अच्छा, आपने उस पर कोई भी पैसा नहीं लिया? आई नेवर चार्ज सिंगल पैनी। अगर कभी आप साद रफ़ीक साहब का इंटरव्यू करें, वो आपको बताएंगे। ठीक। और उसके बाद ही आपके वो पासपोर्ट पे जो स्टैंप लगी, मेरे पासपोर्ट पे लिखा हुआ है नेशनल सिंगर ऑफ पाकिस्तान। और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है। उसके बाद 99 में हुआ था तजदीद अहद मिंटो पार्क में। ओके। तब परवेज़ रशीद साहब थे चेयरमैन पीटीवी के चेयरमैन। तो मियाँ साहब भी उतर आए, तो उन्होंने कहा जी इन्होंने हमारे साथ, जब भी कहीं खड़े होना, हमने झंडा लेके इस परचम के साए तले गाना, तो वो एक डिफरेंट फीलिंग थी। तो ज़िंदगी में कोई चीज़ आपको तब नहीं पता होता कि आप क्या कर रहे हो, लेकिन वो फिर एक हिस्ट्री बन जाती है। और फिर वो वापसी पे मैं उनके साथ आया था, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, डॉक्टर कदीर खान के साथ। तो लोग उनको मिलने को तरसते थे, तो मैं उनके साथ प्राइवेट जेट में आया था, उनके साथ सफर किया। हाँ, और मियाँ साहब का खाना हम खा गए थे दोनों रास्ते में। लेकिन मैंने सुना मियाँ साहब बहुत मज़ेदार है। बहुत मज़ेदार, मियाँ साहब बहुत मज़ेदार है। उनमें मज़ेदारी कूट के भरी, लिहाजा उन्होंने माइंड नहीं किया होगा अगर आप लोग इस तरह। तो हम थे दोस्त जहाज़ में, तो फिर क्या करते। ज़बरदस्त। अच्छा, इस तरह की जो इतने, क्योंकि एजाज़ात तो बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं, चीज़ें, लेकिन आपके पास जो चीज़ें वो बहुत डिफरेंट हैं, वो दोबारा हो नहीं सकती हैं, वो दोबारा नहीं हो सकती है। एग्जैक्टली। और वो मतलब जो है वो माशाल्लाह वो बहुत कम लोगों को नसीब होती है। तो इस पे आपको तो फ़ख्र है, आपकी फैमिली को भी डेफिनेटली बहुत फ़ख्र होगा। बहुत ज़्यादा जी। मेरे वालिद साहब बस चले गए इस दुनिया से 2015 में। मुझे 2018 में अवार्ड मिला था नेशनल फिल्म, अपना प्रेसिडेंट प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। तो मुझे कहते थे कि जो तेरे पास चीज़ें हैं ना, वो किसी के पास नहीं है। ये अवार्ड शवार्ड बहुत छोटी चीज़ें हैं। वाह, बिल्कुल। तो क्योंकि जब यहाँ मैं कैंट में रहता हूँ, तो लोग रोज़ 8-10 लोग आ जाते थे यहाँ पे, गर्ल्स कॉलेज है कि हम तस्वीरें खींचनी है, तो ये वो मैं 15-20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। तो ये जो शोहरत है, ये अल्लाह की तरफ से होती है, इसमें आप तो कुछ नहीं कर सकते इसमें।
किस पे अल्लाह का करम होता है तो फिर ऐसे होता है। बेशक बेशक, अल्लाह के करम के बगैर तो कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, आपने जब सैयद नूर साहब के फिल्म संगम से अपने करियर का आगाज़ किया तो चारों गाने गाए, चारों के चारों हिट हो गए। हाँ जी बिल्कुल, चारों हिट हो गए और वो मेरी पहली फिल्म थी। इसे कहते हैं रातों रात स्टार बनना। आज नहीं तो नहीं, जो बन रहे हैं वो दूसरे एक्चुअली टाइप के हैं। उसके ना वो तब ना ये दौर नहीं था जो आज एक आजकल के जो सिंगर हैं उनकी उम्र भी छोटी है, आप चेक करें। एक गाना गाते हैं उसके बाद फिर वो ऐसा गाना दोबारा आता भी नहीं है। आ ही नहीं सकता बिल्कुल। हम बहुत सफ़र करके वहाँ पहुँचे थे और उसके बाद जब वो उस मुकाम पे पहुँचे तो हिट हुआ, तो फिर वो उसके बाद हिट फिट आते रहे माशाल्लाह। और तब वो ये दौर नहीं था जी अपने वो फोन पे या या फेसबुक पे वायरल हो गई तो बस आपके कुछ 2 मिलियन लाइक हैं। हाँ। और उतने ही ना लाइक हैं आप। ठीक है ना, तो वैसे की बात है। तो आप देखें 6-6 मिलियन लाइक लोगों को देखता हूँ, 20 मिलियन लाइक है, मैं उनको जानता भी कोई नहीं होता। आप चेक करें, वैसे उनके जैसे लोग जानते हैं हारिस, अगर आप ये देखें उनसे हम जानते जैसे लोग, हमें आप कोई पूछेगा तो मैं कहती नहीं सुना। ऑनेस्ट टू गॉड मुझे कभी मेरा बेटा बताता है पापा इसके 20 मिलियन व्यूज़ हैं। मैं कहता अच्छा मुझे पता ही नहीं कौन है ये। हाँ। मेरी बात समझिए आप। तो आप वो तो मुझे अभी कहें मैं एक कोई गाना गाता हूँ तो मैं 15 लाख लगाऊंगा, मेरे 5 मिलियन व्यू हो जाएंगे। 2.5 लाख 1 मिलियन, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो लोग इस तरह अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आजकल। अच्छा नहीं, लेकिन सारे तो नहीं थे, क्योंकि बहुत सारे जो हम देखते हैं जो मोस्टली कह रहा हूँ ऐसे। हाँ। लेकिन जो उसमें से असली स्टार है वो लोगों को पता ही असली है और ये कौन सा है। हाँ, आपको पता होगा ये असली है या नकली है, ये कौन सा ये असली है कि नकली। बड़ी इंटरेस्टिंग ये बात है। लेकिन मतलब अक्सर लोग पूछते हैं ना, ये जो टिकटॉक्स आ रही होती हैं तो मुझे लोग कहते हैं, तो मैं तो कहती हूँ मैंने अपने फ़ोन में टिकटॉक रखा ही नहीं हुआ। मुझे पता नहीं कैसे यूज़ करते हैं। एग्जैक्टली। और मुझे ये कहते हैं ये टिकटॉक स्टार है। मैं कि इसने क्या किया है बताओ। बड़ी दफ़ा हमें मतलब कहा जाता कि है फलां वारिस भाई की आवाज़ है तो आगे से एक्ट कर रहे हैं, इनके पास अपना क्या है। हाँ, तो वो मुझे भी पता चलता जी फलां के मिलियंस में फॉलोवर्स हैं उसके। मैंने कहा चलो अच्छी बड़ी बात है, लेकिन अपना आर्ट कम हो गया और क्या कहते हैं उसको, टेक्नोलॉजी ज़्यादा हो गई। टेक्नोलॉजी ज़्यादा, आर्ट कम है। जितने भी आप बहुत बड़े बड़े सिंगर हैं उनके इधर बैठे हो जरा 10 मिनट लाइव तो गाओ ज़रा, सारा भागना खुलेगा। ठीक है ना। तो वो समझ आ जाएगी हाँ। कितने पानी में है वो कौन है। तो वो फिर सिंगर इसी तरह, आर्टिस्ट भी इसी तरह हैं और कुछ नहीं। अच्छा, आपने बाकायदा रियाजत भी की, सब चीज़ें? मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैंने उस्ताद कौन था आपका? नुसरत फ़तेह अली खान साहब से लेके तो एम अरशद तक मैंने काम किया है। वो सारे मेरे उस्ताद हैं मैं समझता हूँ। वाह। एम अरशद से मैंने बहुत ज़्यादा मूवीज़ की, अमजद बॉबी साहब, वजाद अतरे, रशीद अतरे तो मेरे मुझसे बहुत पहले थे। तो कोई भी ऐसा कंपोज़र नहीं जिसके साथ मैंने काम नहीं किया। तो वो नुसरत फ़तेह अली खान साहब के साथ बहुत काम किया मैंने, बहुत ज़्यादा। उन्होंने मेरे लिए गाने कंपोज़ किए। तो आपकी इंस्पिरेशन जो थी वो नुसरत फ़तेह अली खान साहब थे? क्या आप उनको देख के आए? मतलब नहीं, नुसरत फ़तेह अली खान साहब में जब मेरी फिल्म का गाना हिट हुआ संगम का, तो ही रैंग मी अप कि वारिस कल आपने मेरा गाना गाना आके। तो ये वो दौर था जब वो माइकल जैक्सन के साथ गाना करना चाह रहे थे, उनके साथ करना चाह रहा था। तो फिर मैंने एक 96 में 97 में मैंने उनके साथ 2-3 गाने गाए। अच्छा। मेरे लिए कंपोज किए हुए थे उन्होंने। ये भी कितनी बड़ी बात है। तो ये भी एक, अब दोबारा ना खान साहब ने आना ना किसी ने उनके गाने गाने। बिल्कुल। तो फिर मैंने जितने भी लाइव इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले लोग हैं उनके साथ काम किया, जो बड़े बड़े नाम हैं। अकॉर्डियन प्लेयर थे हमारे भाग्य साहब, अच्छा। उनके साथ बहुत काम किया मैंने, बड़ा मज़ा आता था तब। अब तो सब एक इतना सा वो कंप्यूटर है उस पर बैठ के बजाओ तो खत्म कर। अच्छा, खुद कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट प्ले कर लेते हैं? आई प्ले गिटार माई सेल्फ। अच्छा, फेवरेट गिटार ही हुआ इसका मतलब है। गिटार प्ले करता हूँ। अच्छा, पर आपका जो गाना ना कल शब देखा मैंने, वो तो हमने वैसे भी आपसे सुनना भी है, वो भी गिटार पे ही है, ज़बरदस्त। तो यहाँ पे हमें ब्रेक लेनी है, तो क्यों ना आप हमें पहले कुछ गुनगुना के सुना दें, फिर हम ब्रेक पे जाते हैं। क्या क्या सुनेंगे आप बताएं? कल शब देखा, ये तो मेरा ख्याल है हम सब लोगों का एक फेवरेट है। ओ कल शब देखा मैंने चांद झरोके में, उसको किया सलाम तुम्हारे धो।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वीकेंड विद फायजा बुखारी। हमारे आज के मेहमान हैं वारिस बेग साहब। ब्रेक में जाने से पहले हमने इनसे फरमाइश की थी कि जी मेरा कम अज़ कम फेवरेट गाना गुनगुना दें, तो इन्होंने वाकई जिसे कहते हैं ना तकल्लुफ़न पंजाबी में वही वाला किया। ये मुझे बताएं कि जब आपने घर में मतलब क्योंकि आपने गवर्नमेंट कॉलेज से ग्रेजुएशन की और अपने इस शौक़ का, इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मैंने सिंगर बनना है, उनका रिएक्शन क्या था? उन्होंने आपको सपोर्ट किया या अपोजिशन की? मैंने ना सिंगिंग से पहले बिज़नेस शुरू किया था, क्योंकि मेरे डैडी ने कहा था कि ये काम इतना वो नहीं है उन दिनों में, इसमें तो पैसा वैसा नहीं पैसा होगा वैसा नहीं होता। और ये कि बाद में क्या पता चलता है कि एक एक शो के लोग 1-1 करोड़ लेते हैं आजकल। हाँ। तो वो फिर मैंने बिज़नेस शुरू किया, तो बिज़नेस मेरा चलता रहा साथ साथ। तो ये जो आप मेरा घर देख रही है, ये मेरे गानों से कम है, बिज़नेस से ज़्यादा। अच्छा, ये घर माशाल्लाह बिजनेस की वजह से ही है। तो आपका बिजनेस क्या है, किस चीज़ का काम करता है? अब तो मैं आई बाय लैंड और उसको बेचता हूँ, बड़ी प्रॉपर्टी लेता हूँ। अच्छा, और मैंने सुना है अभी रिसेंटली कुछ लोगों से जो ये काम करते हैं कि जी पहले भी ये काम अच्छा था, लेकिन खान साहब के आने के बाद तो इसमें इतना जंप आया कि आप अगले 25 साल तक बैठ के आराम से खा सकते हैं। ये सच्चाई है? लेकिन उसके लिए आपको बड़ी प्रॉपर्टी लेनी पड़ती है। हाँ, क्योंकि वो लोग तो कहते हैं जी खान साहब ने तो प्रॉपर्टी के जो रेट्स हैं कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। बस महंगाई काफ़ी होगी पाकिस्तान में। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, बेड़ा गर्क हो गया आम आवाम। तो बिजली के बिलों ने तो मत ही मार दिया। वो तो सब कोई ऐसे हैं जी। मैं कल वो एक टीवी पे देख रहा था कि खुर्शीद शाह साहब कह रहे थे जी मेरा 3 लाख बिल आ गया। 1-1.5 लाख तो हर आम घर का भी बिल है। ऐसे ही है, ये तो कोई बात ही नहीं है ना, छोटे घर का भी इतना बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे ख्याल से लोगों को सोलर भी लगाना चाहिए घर में। मुझे उस दिन हम एक रिकॉर्डिंग पे गए, वापस आ रहे थे तो हमारे कैमरामैन भाई हैं, वो बता रहे थे कि उनके घर सिर्फ मेरा ख्याल है 5-6 लाइट्स ऑन होती हैं और 2-3 पंखे चलते, 1 लाख बिल आ गया। और वो गलती से आज जिसको वो उसको करेक्ट करवाने जा रहे थे और वो उसको करेक्ट भी नहीं कर रहे। मैं सिर्फ ये फ़ायज़ा कहता हूँ कि हमारी आवाम इतनी मासूम है, इतनी अच्छी, इतने अच्छे लोग हैं इस मुल्क में। कुछ भी हो जाए तो आटा नहीं मिलता, चीनी नहीं मिलती, लेकिन वो बेचारे कॉप करते हैं उसके साथ। दुनिया में मैंने ऐसे लोग नहीं देखे जितने अच्छी हमारी आवाम है। फिर उनका कसूर भी कोई नहीं है कि ना उन्होंने पैसे खाए ना कुछ किया, और बोझ भी सफ़र भी उनके वही करते हैं। मैं भी उसमें शामिल हूँ, आप भी इसमें शामिल हैं। आपने तो कोई पैसा लेके नहीं खाया गवर्नमेंट का या किसी बैंक का नहीं खाया आपने। Exactly. तो आप क्यों पैसे दे रहे हैं या आप लोग क्यों परेशान है, उसमें मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल हैं। तो मैं समझता हूँ जितने भी हमारे मुल्क के पॉलिटिशियन हैं, चाहे कोई भी है, सबसे पहले अपनी गरीब आवाम का सोचें, क्योंकि अब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जितने भी हमारे पॉलिटिशियन हैं अभी जितने भी, इंक्लूडिंग इमरान खान साहब, सब 70 साल के हैं ऑलमोस्ट। तो एक इंसान कितना जी लेगा? बिल्कुल 85-90, अगर कोई 90 का भी होके इस दुनिया से जाता है तो इनके पास 10-10 साल रह गए सबके पास। 10 साल तो सोना है इन्होंने, ठीक है ना। तो 10 सालों में अपनी आवाम के लिए ऐसा कुछ कर दें कि लोगों के दिलों में भी इनकी याद रहे और लोग इनको दीवारों पे भी लगा के रखें। मैं जाता हूँ बाहर के मुल्कों में, लोगों ने तस्वीरें लगाई हैं अपने हीरोज़ की, जो उनके दीवारों पे लगाई हैं। तो यहाँ पे तो कोई नहीं लगाता, यहाँ तो ज़मीन पाँव में रोलते हैं उसकी ज़िंदगी में भी। तो मेरी सब पॉलिटिशियन से ये रिक्वेस्ट है कि जितने भी हमारे मुल्क के पॉलिटिशियन हैं सब 70 साल के हैं ऑलमोस्ट एग्जैक्टली, ठीक है। तो बाकी जो 10 साल है आवाम की खिदमत के लिए गुजारें, अपने खर्चे कम करें, अपनी प्रोटोकॉल कम करें, अपने जो भी इनकी, मुझे पता है क्या क्या खर्चे हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पॉलिटिशियंस में रहता हूँ। तो अपनी चीज़ों को कम करें और इस मुल्क के लिए सोचें। अच्छा बिग साहब, जैसे भी आपने कहा ना कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस में रहते हैं, आपकी बहुत सारे लोगों से दोस्तियाँ भी हैं, तो आपने वैसे अभी तक सबसे अच्छा किसको पाया पाकिस्तान के लिए? आप समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए ये बंदा जो है बिल्कुल सही है, इसी को आना चाहिए? टू बी वेरी ऑनेस्ट, पहले तो जितने भी आए हैं इतनी ज़्यादा नज़र नहीं थी उसके ऊपर। अब मैं बहुत ज़्यादा इसमें नज़र रखता हूँ कि हमारे, और ये हर पाकिस्तानी को रखनी चाहिए कि कौन झूठ बोल रहा है, बिल्कुल, कौन गलत बात कर रहा है, कौन किसी को इंतशार में फैला रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो ये सबको अब तो मेरा ख्याल है लोग ज़रूरत से ज़्यादा ही रखना शुरू हो गए। ज़रूरी है, क्योंकि हर इस पाकिस्तान की है तो हम हैं, ये पाकिस्तान नहीं है तो फिर ना मैं वारिस बेग हूँ, ना आप हैं, ना ये चैनल्स हैं। लेकिन जिस तरह के एक दूसरे के खिलाफ लफाजी इस्तेमाल की जाती है, जो मैं इसको बहुत ज़्यादा कंडेम करता हूँ। ये कभी भी नहीं कहना चाहिए।
अगर आप रियासत मदीना का नाम लेते हैं या किसी का नाम, तो हुजूर पाक ने कभी किसी को ये नहीं सिखाया कि उन्हीं से सीख लें कि किसी से बदतमीज़ी नहीं करनी, कोई इंतशार नहीं फैलाना। तो आप एक तरफ आप वो बात करते हैं, एक तरफ आप लोगों को कहते हैं जी इनके साथ बदतमीज़ी करें, कोई एयरपोर्ट से उतरता है उसके साथ बदतमीज़ी हो रही है। ये काम अवानों के अंदर है, ये बाहर नहीं है। और ये तो कोई भी किसी भी पार्टी का हो, इनफैक्ट आज ऑफिस में भी हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि कोई भी जाए किसी भी पार्टी का, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, लेकिन वो बस बाहर जाता है तो चाहे वो मेल हो फीमेल हो, उसके साथ ये गलत है, ये गलत रवैया है। चाहे वो नून लीग वाले करते हैं, अपना हक इस्तेमाल करें, अगर नून लीग वाले पीटीआई से करते हैं वो गलत है, अगर पीटीआई वाले नून से करते हैं वो गलत है, पीपल्स पार्टी से करते हैं ये इनके लिए असेंबली है, वहाँ भी बात करें जाके, जितना मर्जी बुरा करें। कोई भी महज़ब माशरा इस तरह के काम होते नहीं। तो बात तो महज़ब करनी चाहिए ना। तो आप कहाँ से पढ़े हैं, आप किन लोगों को क्या सिखा रहे हैं? तो ये तो होना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। अच्छा विक साहब, हमने ये भी सुना है कि यू प्लेड अ वाइटल रोल टू ब्रेक द आइस बिटवीन पीएमएल एंड अलीम खान साहब, इज दैट ट्रू? अब आप मुकर नहीं सकते इस बात से, ये बात याद है। बात तो सच है, मगर बात है रुस्वाई। नहीं तो रुस्वाई कहाँ से आ गई? तो आप ऐसे बात करिए ना मेरे साथ। नहीं, अच्छा मैंने गलत काम क्या किया इसमें? एक्चुअली आपसे जब भी मैंने जितना मेरे नॉलेज में वो ये है कि जब आपसे किसी ने पूछा तो आपने उसको मतलब इतना तफसीलन नहीं बताया। मैं चाहूँगी कि हमारे व्यूअर्स के लिए आप इसको थोड़ा सा एलाबोरेट करें, बताएं। कुछ नहीं, मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं जी अलीम खान साहब, और बहुत अच्छे इंसान हैं। अब आप एक परसेप्शन होती है किसी के बारे में। हमारे पाकिस्तान में एक जो आवाम है, जो लोग हैं, वो अगर किसी के बारे में 5% जानते हैं ना, तो 95% अपने पास से लगाते हैं। और हाँ मैं जानता हूँ उसको, या 10% किसी को जानते हैं, 90% वो अपने पास से बातें कर रहे होते हैं। ना वो कभी उससे मिलेंगे, ना उससे बैठेंगे, ना कुछ। वो ऐसे ही फलाने ने कह दिया तो वो दिल में यार वो उसने ये कह दिया, वो तो ऐसा बंदा है, वो तो ऐसा बंदा है। तो खान साहब ने बहुत काम किया अपना। वो चाहते थे तब्दीली आए इस मुल्क में, और जब 30 रोज़े रखे उन्होंने, जब चांद देखने की बारी आई तो चांद किसी और तरफ से चढ़ गया। फिर वो ऐसे हम अक्सर बातें करते थे कि जब वो नून लीग के ख़िलाफ़ थे 10 साल, वो बहुत ज़्यादा उन्होंने इनके ख़िलाफ़ भी रहे और अपने बिज़नेस को भी ख़राब किया। तो मैंने ऐसे ही कहा, मुझे कहते हैं कि यार मैं जब अपना इस पार्टी में आऊँ, हमारी पार्टी आई है, तो उसी वक्त मैं जेल में चला गया। तो फिर जब आप किसी दोस्तों के साथ इस तरह कर रहे हो तो फिर हमारी आपस की बातें हुई कुछ, फिर वो उन्होंने फिर वो क्या बातें हुई आपस की? नहीं, वो हमारी दोस्तों की आपस की बात। अच्छा, फिर आपने सोचा कि आपको मियाँ साहब से बात करनी चाहिए, उनसे मुलाकात करवानी चाहिए? बस वो फिर हो गई। अच्छा, तो आपको लगता है कि अलीम खान साहब के आगे चलकर नून लीग का हिस्सा नहीं, वो बिल्कुल नहीं करेंगे जी, वो किसी पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, वो आना भी नहीं चाहते। वो कहते हैं मैं ऐसे ही रह के मुल्क की खिदमत करना चाहता हूँ, अब मैं किसी इलेक्शन में लड़ूंगा। अभी भी देखें इलेक्शन आए थे तो उनके किसी नीचे से शोएब साहब ने जहांगीर तरीन साहब के साथ कोई इत्तेहाद करने नहीं, नहीं, कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, तो आपने जब जो मुझे पता है, जो मुझे जैसे दोस्तों में कहते हैं कि यार ये मैं काम नहीं करूँगा, ये कभी भी नहीं करूँगा। अच्छा, आपने देखा यहाँ पे बहुत सारे हमारे सिंगर्स भी होते हैं, मतलब एक्टर्स भी होते हैं, सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं, वो आगे चल के पहले तो वो अपने करियर का जिस चीज़ से भी आगाज़ करें, आगे जाके वो अपनी NGOs भी खोल लेते हैं, अस्पताल भी बना लेते हैं, और फिर आखिरी जो वो एक जगह होती है ना, वो होती है सियासत, कि वो सियासत में कदम रख लेते हैं। आपको भी ऑफर तो होती होंगी? मुझे बहुत ज़्यादा ऑफर हुई है जी सियासत की। आपने सोचा मुझे, लेकिन सो फार मैंने रिफ्यूज़ किया। मुझे बहुत स्ट्रांगली ऑफर हुई थी। किस पार्टी से? किसी भी पार्टी से हुई थी। ये क्या बात है, अगर जो इतनी बहुत मुझे बहुत तो उनको शेयर भी आपको पता है, मुझे PTI वाले सेंसर बोर्ड का चेयरमैन बनाना चाहते थे, आई रिफ्यूज़। वाकई? हाँ जी। हालांकि उनको पता है कि आपके शैतान का ज़्यादा के साथ है। जो भी है, लेकिन मैं तो मुल्क के लिए सोचता हूँ, जो मुल्क के लिए अच्छा करेगा उसके लिए काम, वो आपने तो अपना हिस्सा डालना है ना। आप किसी भी पार्टी से हो, अब कोई अगर नून वाला है या PTI वाला, अगर उसमें देखें ये बंदा, अब जैसे मियाँ इमरान खान साहब ने तो हमेशा ही पीपल्स पार्टी के लोग रखे हैं। आप देखिए फाइनेंस मिनिस्टर पीपल्स पार्टी के थे,
लेकिन खाली पीपल्स पार्टी कहते हैं ना, वो तो सारी की सारी पार्टीज के वही उनके कह रहा हूँ ना, पास तो आ वो गए। फिर ये नहीं है, जो अच्छा काम करता है उसको रख लेना चाहिए, पार्टीज को ये नहीं देखना हाँ, चाहिए। देखना भी नहीं चाहिए। हाँ जी, कि ये मुल्क के लिए अच्छा कर सकता है तो तो उसको आपको रख नहीं ले। लगता कि अगर आप सियासत में आके आवाम की ज़्यादा खिदमत कर सकते हैं, उनकी जब फलाह मैं बहबूद, सोचूंगा मैं कुछ कर सकता हूँ आम के लिए, मैं ज़रूर आऊँगा। किस पार्टी का इंतखाब करेंगे? जो पार्टी मुझे अच्छी ऑफर करेगी इसके साथ। नहीं नहीं, कौन सी पार्टी ज़्यादा अच्छी ऑफर करेगी? मैं बिल्कुल, मैं अल गो विद नून। नून लीग। हाँ जी। आपकी अभी रिसेंटली मियां साहब से लंदन में मुलाकात भी हुई है। हाँ जी, मेरी काफ़ी मुलाकात रहती है उनसे। कैसी थी वो मुलाकात? बहुत अच्छी। मियां साहब मेरा पाकिस्तान साहब के बहुत बारे डाउन में टू अर्थ हैं जी, और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देने वाले और रिस्पेक्ट करने वाले हैं। बिल्कुल, ये तो हम आप मैं कभी ना प्यार को ज़्यादा इतना नहीं मानता, रिस्पेक्ट को ज़्यादा मानता हूँ। आप किसी से अगर इज्जत नहीं तो कुछ भी। प्यार करें और उससे बदतमीजी से पेश आए तो वो प्यार खत्म हो जाएगा ना। बिल्कुल प्यार से ज़्यादा ताकत आप इज्जत किसी की करें, बिल्कुल। और इज्जत करेंगे, प्यार होगा तो इज्जत करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अच्छा, तो जब अभी आपकी जब मुलाकात हुई तो आपने क्या फील किया? मियां साहब पाकिस्तान के लिए क्या फील कर रहे हैं, और कब तक उनके वापस आने के हमें चांसेस नज़र आते हैं कि वो आएंगे और आके बाकायदा से PMLN को लीड करेंगे यहाँ पे? वो किसी भी टाइम आ सकते हैं। टाइम आप जल्दी आ रहे हाँ जी, मेरे ख्याल से दिसंबर से पहले आ जाएंगे, जो मुझे लगता है। हैं? दिसंबर से पहले आ जाएंगे? ये तो फिर एक तरह की आप खबर भी हमें दे रहे हैं। मैं खबर नहीं, मेरी फीलिंग है ये ऐसी। ओके। अच्छा, आपने क्योंकि आपके पास नेशनल सिंगर ऑफ पाकिस्तान का भी अवार्ड है, एजाज़ है, और हमने आपको देखा ज़्यादा आपके रुझान जो है PMLN की तरफ है, तो अगर आपको PTI ऑफ़र करे अपना PTI का पार्टी तराना गाने के लिए, जिस तरह से ताउला ईसा खिलवी साहब ने गाया, जब आएगा इमरान बनेगी सबकी शान, तो आप वो गाना गाएंगे? आपने शुरू से देखा होगा, मैंने ना कभी बसंत के गाने गाए। अच्छा, मैं वो वाला सिंगर नहीं ये कि सियासी जवाब होगा थोड़ा सा। नहीं, एक्चुअली मेरे गाने PTI, जब से PTI बनी है तब से मेरा ही गाना चल रहा है। जाग उठाए सारा वतन, साथियों, मेरा ही गाना चलाते थे जब इमरान खान साहब आते थे, लेकिन मैंने कभी स्टेज पे नहीं जाके गाया। अच्छा, लेकिन वैसे उन्होंने आपको ऑफर किया? बहुत बार किया। आपने रिफ्यूज़ कर दिया? हाँ जी। और अगर वो आपको कहें कि मतलब, क्योंकि भाई आप सिंगर है ना, उस पे आप पे मतलब किसी पार्टी की स्टैम्प तो नहीं लगी हुई है कि मतलब वारिस बेग साहब ने फलां पार्टी के लिए गाना ही है उसके लिए, तो अगर वो आपको कहें कि जब आपको बहुत अच्छा पे करें, बहुत ज़्यादा अच्छा पे करें, और आपको फुल प्रोटोकॉल जो आप डिज़र्व करते हैं वो भी आपको मिलेगा, वारिस आप हमारे लिए गाना गा दें, तो गाएंगे? पैसे तो प्रॉब्लम नहीं है मेरे लिए, पैसे के लिए नहीं, मेरे दिल से जाके गाऊंगा। जब दिल नहीं है तो फिर कैसे गाऊंगा? नहीं गाएंगे? अच्छा, वैसे मैं थोड़ा सा अगर कहूँ कि गुनगुना दें ताउला ईसा खिलवी साहब वाला गाना, तो गुनगुनाएंगे? वो मुझे आता नहीं है। नहीं, अब आप एम ही तो ना करें ना। नहीं, मुझे नहीं आता वो। अताउल्ला खान साहब मैं कभी बन ही नहीं सकता, मैं वारिस बेग ही रहूँगा। अच्छा जी, ज़बरदस्त। अच्छा, अब ये बताएं, थोड़ी सी सियासत से हटते हैं। सारी दुनिया में माशाल्लाह से परफॉर्म किया, लेकिन अगर मैं पूछूं कि बेस्ट परफॉर्मेंस सारी दुनिया में से कहाँ की यादगार थी, जो आपको आज तक याद हो, आपके सामने का क्राउड भी, आपके होस्ट भी, आप भी, आपकी टीम, सबने बहुत एंजॉय किया हो, आप वो ना भूलते हो, वो कौन? बर्मा। बर्मा, ओके। बर्मा गया था मैं PTV की तरफ से, और मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे लोग हमें क्योंकि PTV बहुत ज़्यादा देखते थे। हाँ, उन्होंने सारे मेरे गाने, मेरे लिए बहुत हैरानकुन बात थी, सीरियसली? सारे गाने मेरे साथ गा रहे थे। वाह, माशाल्लाह। वो उर्दू कुछ बोलने वाले लोग, वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हैरानकुन बात थी। हाँ, ज़बरदस्त। मैंने जाने बहारा गया, वहाँ पे एक सलीम रज़ा साहब को ट्रिब्यूट दिया, मैंने अपने गाने गाए, तो लोगों को सब याद थे गाने। अच्छा, और इसी तरह से अगर ये सवाल उलट कर लिया जाए कि सबसे ज़्यादा बोरिंग ऑडियंस आपको कहाँ की लगी या मिली, जो आपने बाद में सोचा यार मैंने गलती की है शो पकड़ के, मैंने यहाँ पे परफॉर्म क्यों किया? कोई ऐसी जगह नहीं, ऑनेस्टली कोई भी ऐसी जगह नहीं। सारे लोग ही प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं लोग, क्राउड चार्ज होता है, बहुत प्यार करते हैं लोग, क्योंकि पाकिस्तान के जितने लोग हैं जो पाकिस्तान से बाहर हैं, वो पाकिस्तान से कोई भी आर्टिस्ट जाए वो उनसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, वैसे ये तो है, जो बाहर जाए वो प्यार यहाँ नहीं मिलता जो वहाँ जो पे बाहर मिलता है। अच्छा, तो जो शॉपिंग है वो कहाँ पे करते हैं? पाकिस्तान में करते हैं? बाहर मैं बहुत कम यहाँ शॉपिंग करता हूँ, करते ही नहीं बल्कि। क्यों? अपने ब्रांड्स अच्छे नहीं लगते क्या? बात अच्छे नहीं, बस वो कोई फिट नहीं आती मेरी चीज़ें यहाँ की। अब इतनी बात ना करें कि आपको फिटिंग का इशू होता है। बात सुनो, जब छोटे थे तो सब यहीं से करते थे, अब नहीं है तो फिर नहीं है, अवेलेबिलिटी की बात है। और जब
कुछ नहीं होता तो बहुत बड़ी चीज़ भी छोटी कुछ फील नहीं होती। हाँ। और जब कुछ आप बन जाते हैं तो फिर शायद आपको आदतें पड़ जाती हैं, बुरी आदतें पड़ गई, समझ लें। वो एक टेस्ट डेवलप हो जाता है ना टेस्ट डेवलप हो इंसान जाता का, है, तो हाँ फिर जी। इंसान कहता है कि हाँ नहीं जी, वहाँ से। हाँ जी। अच्छा जी, तो मैं ऑनेस्ट बात कर रहा हूँ ये। अच्छा, वैसे शॉपिंग अपनी मर्जी से करते हैं, मिसेस की मर्जी से? मोस्टली अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से करते हैं। ये जो घर माशाल्लाह आपने इसको बहुत प्यार से सजा के रखा हुआ है, इसमें ज़्यादा कमाल आपका ये है? सारा उसका कमाल है जी, मेरा कोई कमाल नहीं। ये उनका कमाल है, ज़बरदस्त। तो अच्छा, एक सवाल जो कि 49,999 दफ़ा तो आपसे पूछा जा चुका होगा, मैं 50,000 दफ़ा एक दफ़ा पूछ के ना उसकी गिनती में शामिल हो जाऊँ। शादी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? दोनों थी। दोनों थी। लव एंड अरेंज। कितना अर्सा हो गया? शादी को 28 साल हो गए। माशाल्लाह, अच्छी गुजर रही है? बहुत अच्छी, ज़बरदस्त। अल्लाह का बहुत करम है। अच्छा, क्योंकि आप गवर्नमेंट कॉलेज से ग्रेजुएट हैं और गवर्नमेंट कॉलेज का तो माशाल्लाह एक नाम है, वहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन रिसेंटली हमने एक वाक़या देखा कि खान साहब वहाँ पे गए और जिस तरह से फिर उसके बाद वीसी के ख़िलाफ़ भी कुछ एक्शन वगैरह हुए, इन चीज़ों को कैसे देखते हैं? मतलब तालीमी इदारों में इस तरह से पॉलिटिक्स को लाना चाहिए? तालीमी इदारे में सिर्फ तालीम की बात होनी चाहिए, या आपने कैसे प्रोग्रेस करना है वो बात होनी चाहिए। वहाँ तो पॉलिटिक्स होनी नहीं चाहिए जाके। मेरा ये अपना एक जो है कि वहाँ पे ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन पीटीआई की तरफ से फिर ये भी तो कहा गया ना कि अगर वहाँ पर मियाँ नवाज शरीफ साहब जाते थे तो कभी किसी को एतराज़ नहीं हुआ, शहबाज शरीफ साहब गए तो कोई नहीं, खान साहब के जाने पर ही क्यों एतराज़? वो उन्होंने वैसी बातें नहीं की ना जैसी वो करते थे। मैं एक किस्सा सुनाता हूँ जी, आपको जी। इस पे कि एक इंस्पेक्शन टीम चली गई, कॉलेज में चली गई, किसी भी कॉलेज में चली गई, तो एक उनमें एक बंदा था जो उनका जो इंस्पेक्शन टीम का जो हेड था, तो उसका ये था कि कोई भी वो सवाल पूछता है उसका कोई जवाब नहीं दे सकता। अच्छा। तो उसका ये मशहूर था कि बस ऐसा ही है। वो बंदा चला गया जी, उसने कहा आज मैंने लोगों को चेक करना है इसका इंटेलेक्चुअल लेवल कैसा है और लोग कितने यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। सही। तो वो कहते जी एक क्लास में जाता है तो वो जो साथ टीचर होता है वो भी थोड़ा घबराए, एक लड़के से पूछता है जी आपसे सवाल पूछना है। तो अगर मैं कराची से लाहौर आ रहा हूँ, हाँ। तो 1000 किलोमीटर की रफ्तार से जहाज़ चल रहा है, तो लाहौर आता हूँ तो मेरी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो एकदम से लड़के ने ऐसे हाथ खड़ा कर दिया जी। अब टीचर बड़ा परेशान, कहते इसको तो ये नहीं पता कि पाकिस्तान का कैपिटल कौन सा है, तो ये कैसे इसका जवाब देगा, ये तो मरवा देगा हमें। तो उसने कहा जी जिस तरह आपका एक सवाल करने का अंदाज़ है, मैं भी आपके अंदाज से जवाब देता हूँ। तो कहते जी उसकी उम्र होगी, आपकी उम्र होगी 44 ईयर। कहते यार बिल्कुल ठीक है, आपको कैसे पता है मेरी उम्र 44 है? कहते सर मेरा जो भाई है घर में उसकी उम्र 22 साल है। अच्छा। और वो आधा पागल है, आप तो पूरे पागल हैं। तो कॉलेज में जाए तो अच्छे अच्छे सवाल करने चाहिए। अच्छा जी, वारिस बेग साहब आपका बेहद शुक्रिया, आपने बहुत हमारे शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। व्यूअर्स, आप सब देखने वालों का शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे दीजिए इजाज़त अगले प्रोग्राम तक के लिए, तब तक अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। आखिर में जाते जाते हमने वारिस बेग साहब से उनका फेवरेट गाना सुनना है। अब आपने कंजूसी नहीं करनी है इसमें, ठीक है? तेरी जुल्फ दा कुंडल खंजर जेड़ा चुभया दिल दे अंदर, तेरी जुल्फ दा कुंडल खंजर जेड़ा चुभया दिल दे अंदर, गया चीर चीर होई पीड़ पीड़ जदों वेखी सूरत सुंदर, तेरी जुल्फ दा कुंडल खंजर जेड़ा चुभया दिल दे अंदर। ब्यूटीफुल।